सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने कक्षा 9 के लिए हिंदी की वर्कशीट नंबर 3 लेकर आई हूँ, जो 9/7/2021 में आई थी। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो गद्यांश रूप में हमारे सामने उपस्थित है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आज हमें हल करना होगा। तो चलिए मैं इसे पढ़ देती हूँ और आप सभी के सामने स्पष्ट कर देती हूँ। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी कि साल भर की उपज का एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था। जो सांचे में खेती करने वाले किसान, जिनका ज़मीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था, या अपने गांव का खुद प्रबंध करने वाला ग्रामीण समाज खिराज या कर के रूप में शासक को देता था। सालाना पैदावार के घटने बढ़ने के साथ राजा का भाग भी अपने आप घट बढ़ जाता था। अंग्रेजों ने इस पुरानी परंपरा को ख़त्म करके एक निश्चित नकद रकम के रूप में मालगुजारी लेना शुरू किया। ये रकम ज़मीन के हिसाब से तय की जाती थी और साल भर में पैदावार चाहे कम हुई हो या ज़्यादा, जो रकम पहले से तय कर दी गई थी वही वसूल की जाती थी। और ज़्यादातर मालगुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर लगाई जाती थी, जो या तो खुद खेती करने वाले काश्तकार थे या सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जमींदार थे। इसके बाद जो कसर बची थी वह सरकार के इंग्लैंड के ढंग की जमींदारी प्रथा और वहाँ की पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके पूरी तरह कर दी गई। इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज विजेताओं की हुकूमत का सारी ज़मीन पर अंतिम अधिकार कायम हो गया और किसान महज दूसरे की ज़मीन पर लगान देकर खेती करने वाला बन गया। लगान ना देने पर उसे ज़मीन से बेदखल किया जा सकता था, या अंग्रेज़ सरकार ने ज़मीन कुछ ऐसे लोगों को दे दी जिनको उसने ज़मींदार नामज़द करना पसंद किया। ये लोग भी सरकार की मर्ज़ी से ही ज़मीन के मालिक थे और मालगुजारी ना देने पर उनसे भी ज़मीन छीन ली जाती थी। अब यहाँ पे बच्चों हमें थोड़ा सा इतिहास का एक रूप देखने को मिलता है कि किस तरह से जब अंग्रेज़ हमारे भारत में थे और उनका हमारे भारत पे किस प्रकार का स्वामित्व था, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र किया गया है। बच्चों, हमने कुछ पिछले वर्कशीट्स में ये पढ़ा था कि कृषि से हम जोड़कर इसको कुछ वर्कशीट हमारे सामने आई थी, तो आज भी कृषि से ही जोड़कर बताया गया और यहाँ पे बताया गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश होने के कारण कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का इस कृषि प्रधान देश के ऊपर कृषि को लेकर भी अपना कुछ ना कुछ आधिपत्य ज़रूर रहा होगा। और इस रूप में उस समय अंग्रेज़ों के समय जो किसान थे उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र किया गया है। यहाँ पे बच्चों ये बताया गया है कि जब भारत में राजा हुआ करते थे तो वो समय स्थिति को देखकर किसानों का कर और लगान घटा बढ़ा सकते थे। जैसे मान लीजिए कि राजा ने एक कर बना दिया, ठीक है, और उसके बाद जो है अगर फसल नहीं हुई, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गया, तो राजा क्या है कई बार उन कर को माफ़ भी कर देता था किसानों के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रजा तो उसी की है। ये नहीं था कि राजा टैक्स नहीं लेता था, ज़रूर लेता था, परंतु अगर वो स्थिति देखता था कि मानसून अच्छा नहीं रहा जिसके कारण से किसानों को काफ़ी लॉस हुआ है, तो वो उस समय का कर वगैरह माफ़ कर देता था या उसे घटा या बढ़ा सकता था। परंतु जब अंग्रेज़ भारत में आए तब क्या हुआ, उन्होंने जो टैक्स देना था, जो कर देना था, उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि आपको इतना देना है तो देना है, चाहे फसल आपकी पैदा हो ना हो, चाहे आप कर्ज लीजिए, चाहे आप अपनी ज़मीन को हमारे नाम कर दीजिए, ये आपके लिए ऐसा ही होगा कि आपको टैक्स देना है तो टैक्स देना ही है, आप इसे छूट या मुक्त नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप सभी? तो यहाँ पर जो है हमें क्या पता चलता है कि इस तरह का जब नियम और कानून बना तो किसान जो है दबते का दबता चला गया और जो उसकी भूमि थी, उसकी जो ज़मीन थी, आज वो उसी के ऊपर नौकर बन के काम कर रहा था और वो ज़मीन जिस पर वो इतनी मेहनत करता था वो ज़मीन भी उसकी अपनी नहीं रह गई थी, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से इस गद्यांश का ये अर्थ निकलता है। बाकी इस गद्यांश में आए हुए कुछ शब्द जो हैं उसके विषय में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको टिक करती हूँ। अंग्रेज ने आने से पहले भारत में एक परंपरा
अंग्रेज के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी कि साल भर की उपज का एक हिस्सा, यानी जो भी उपज मतलब जो भी पैदा होगा उसका एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था। ठीक है, मान लो 4 हुआ है तो 4 में से एक हिस्सा राजा के पास जाएगा, 3 हिस्सा किसान अपने पास रखेगा। ठीक है, जो साझे में खेती करने वाले किसान जिनका ज़मीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था, साझे मतलब मिल के जो खेती करने वाले किसान होते थे उनका ज़मीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था, यानी दोनों ही ज़मीन के क्या होते थे, मालिक होते थे। स्वामित्व मतलब उसका मालिक होना। ठीक है, अपने गांव का खुद प्रबंध करने वाला ग्रामीण समाज खिराज या कर के रूप में शासक को दे देता था, यानी जैसे कि प्रधान वगैरह आप कह सकते हो, अब हम प्रधान कहते हैं। तो गांव का जो खुद प्रबंध करने वाला ग्रामीण होता था वो खिराज जो है दूसरा शब्द है आपका यहाँ पर, उर्दू या फ़ारसी का आप इसको मान सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, करबी कहते हैं। खिराज को करबी कहते हैं। इसने या करके यहाँ पे पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया है। शासक को दे देता था। सालाना का अर्थ होता है वार्षिक। सालाना का अर्थ क्या होता है बेटा, वार्षिक होता है। ठीक है, यानी जो वर्ष रूप में होता है, वार्षिक रूप में होता है। ठीक है, सालाना पैदावार के घटने बढ़ने के साथ राजा का भाग भी घट बढ़ जाता था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया ही था। अंग्रेजों ने इस पुरानी परंपरा को ख़त्म करके एक निश्चित नकद रकम के रूप में मालगुजारी लेना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या क्या उसने जो है इसको मालगुजारी का अर्थ क्या ले सकते हैं आप, ये भी आपका शब्द उर्दू फ़ारसी का ही है यहाँ पर बच्चों, कि वो टैक्स के रूप में उसको लेना शुरू कर दिया यहाँ पे उन लोगों ने। ठीक है, ये रकम ज़मीन के हिसाब से तय की जाती थी, यानी जैसी ज़मीन उसी तरह का टैक्स उस पर देना होता था। साल भर में पैदावार चाहे कम हुई हो ज़्यादा, जो रकम पहले तय कर दी गई थी उसको उसी रूप में वसूला किया जाता था। वसूल की जाती थी मतलब वो उनसे ले लेते थे, और ज़्यादातर मालगुजारी अलग अलग व्यक्तियों पे लगाई जाती थी। ठीक है, जो या तो खुद खेती करने वाले काश्तकार थे। काश्तकार कौन थे बच्चों, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने ज़मींदार को लगान देकर ज़मीन पर खेती करने का अधिकार प्राप्त किया था। ज़मींदार हुआ करते थे ना, तो वो क्या करते थे कि वहाँ पर जाके उसको टैक्स देते थे, और टैक्स देने के बाद उनको अधिकार प्राप्त हो जाता था कि वो वहाँ पर खेती कर सकते हैं। यह सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ज़मींदार थे। ठीक है, इसके बाद जो कसर बची थी वह भारत के इंग्लैंड के ढंग की ज़मींदारी प्रथा और वहाँ की पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके पूरी कर दी गई। यानी भारत का जो नियम था, जिस तरह से टैक्स लिया जाता था, अब जब अंग्रेज भारत में आ गए तो उन्होंने भारत की नीति को छोड़कर अपने देश यानी जो इंग्लैंड था उसमें जिस तरह की खेती की व्यवस्था थी, पूंजीवादी कानून की जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने भारत पे पूरा लागू कर दिया। इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज विजेताओं की हुकूमत का सारी ज़मीन पर अंतिम अधिकार कायम हो गया। यानी जब इस तरह का उन्होंने कानून पारित किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, भारत की जो पूरी संपत्ति थी, भारत की जो भूमि थी, उस पर क्या हुआ, अंग्रेज़ों का पूरा आधिपत्य बन गया। वो उसके स्वामी बनकर खड़े हो गए। किसान महज दूसरे ज़मीन पर लगान देकर खेती करने वाला बन गया, और आज वो क्या हुआ, किसान अपने ही ज़मीन पर वो इस तरह से काम कर रहा था जैसे कि वो ज़मीन का कर्जदार है, और वो उसके अधीन हो कर्जदार है और अंग्रेज़ों के अधीन होकर उसको काम को कर रहा है, क्योंकि उसे भी अपना परिवार चलाना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। लगान ना देने पर उसे ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, और किसान खेती भी करता था अपनी ही ज़मीन पर, जो कि अब अंग्रेज़ों के अधिकार में हो गया है। अगर वो लगान नहीं दे पाता था, टैक्स नहीं दे पाता था, तो वहाँ पर उसको उस ज़मीन से बेदखल यानी निकाल दिया जाता था। या अंग्रेज़ सरकार ने ज़मीन कुछ ऐसे लोगों को दे दी जिनको उसने ज़मींदार नामज़द करना पसंद किया। यानी उन्होंने क्या क्या खुद नहीं काम करते थे, तो वो अपने नीचे तबके के लोगों यानी ज़मींदारों को वो भूमि दे देते थे, और उन्हें कहते थे कि जो है आप जाके टैक्स वसूलेंगे। आपने ज़मींदार शब्द सुना भी है बच्चों, कि ज़मींदार ने बड़ा कहर डाला है, किसानों से लगान वसूल किया जा रहा है। अंग्रेज़ शब्द नहीं आता था वहाँ पे, क्या आता था, ज़मींदार उस काम को कर रहा होता था अंग्रेज़ों के अंडर में रहकर, और किसानों से क्या करता था, टैक्स वसूलता था।
ये लोग भी सरकार की मर्ज़ी से ही ज़मीन के मालिक थे। ठीक है, अब हमें तो लगता था कि ज़मींदार हमारा खून जो है वो चूस रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो किसके लिए काम कर रहे थे? अंग्रेज़ सरकार के लिए ही काम कर रहे थे, और उन्हीं के हिसाब से वो ज़मीन के मालिक बनते थे और उसकी माल गुजारी देते थे। अगर वो भी प्रॉपर टैक्स नहीं देते थे तो उनसे भी ज़मीन को छीन लिया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये गद्यांश मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब कह रहा है कि ये जो शब्द है मालगुजारी, ये जो शब्द है बच्चों मालगुजारी, ज़मींदारी, ज़्यादातर आदि शब्दों में प्रत्यय छांटना है। ठीक है, तो ये जो शब्द है इसमें प्रत्यय कैसे होगा बच्चों? प्रत्यय किसे कहते हैं? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर से मैं स्पष्ट कर देती हूँ। प्रत्यय जो है मूल शब्द के पीछे लगते हैं। कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के पीछे लगते हैं। पीछे मतलब इसके बाद लगेंगे, वो क्या होते हैं? वो प्रत्यय होते हैं। ठीक है, और मूल शब्द के जो आगे लगते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ये आपने पढ़ा है, परंतु यहाँ गद्यांश हमसे क्या कह रहा है? प्रत्यय के विषय में कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें प्रत्यय छांटते हैं। मालगुजारी में जो प्रत्यय आपका अलग होगा बच्चे, वो होगा माल जमा गुजारी। क्या होगा? माल जमा गुजारी। तो गुजारी इसका प्रत्यय यहाँ पे निकल जाता है। उसके बाद ज़मींदारी, ज़मीन जमा दारी बन जाएगा आपका ज़मींदारी। उसके बाद ज़्यादातर है, तो ये जब कटेगा तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ज़्यादा जमा तर। इस तरह से इसमें से हमें प्रत्यय अलग मिल जाता है, जिस तरह से यहाँ पे पूंजीवाद को अलग किया गया है। ठीक है, पूंजीवादी को जब अलग किया तो पूंजी जमा वादी बन गया। अब सालाना से आप क्या समझते हैं? जैसे मैंने बताया, जो वर्ष में जब हम एक वार्षिक रूप में एक दिन को काउंट करते हैं, किसी काम को काउंट करते हैं, तो उसको हम सालाना कहते हैं। ठीक है, जब आप बैंक में कोई अपनी जमा पूंजी को जमा करते हैं ना, तो कभी 6 महीने के लिए जमा करते हैं, 6 माह के लिए। ठीक है, और कभी आप जो है उसको वर्ष के रूप में जमा करते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं? सालाना कहते हैं। क्या कहते हैं? सालाना। इसको हम वार्षिक रूप में काउंट करते हैं, एक वर्ष के रूप में काउंट करते हैं, इसको हम सालाना कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने परिवार की सहायता से उपयुक्त गद्यांश में उर्दू के शब्द छाटिए। तो चलिए देखते हैं, कुछ शब्द आपको बहुत सारे यहाँ पे उर्दू के शब्द दिखने को मिले होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ से मैं टिक करवाती हूँ आपको। एक ज़मीन ले लीजिए आप। ठीक है, खुद ले लीजिए। उसके बाद रकम कहीं है, देखिए रकम मैंने पढ़ा था यहाँ पे कहीं, रकम ले लीजिए, ये भी आपका उर्दू का शब्द आ जाता है। उसके बाद नामज़द कहीं शब्द हमने पढ़ा था, नामज़द। एक मिनट रुकिए बच्चे। मालगुजारी, रकम, साल भर, वसूली, वसूल कर लो इसमें, काश्तर, तो यहाँ पे ज़मीन, खुद, ज़्यादा, नगद, रकम, नामज़द, ये जो शब्द बच्चे उर्दू के शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जो उर्दू के बच्चे होंगे वो और भी शब्दों को छांटकर स्वयं भी कर सकते हैं अपने माता पिता की सहायता से। यानी जो मुस्लिम बच्चे हैं जो उर्दू फ़ारसी के शब्दों को सीखते हैं, अभी मुझे यही शब्द का थोड़ा अनुमान लगा है, तो वो मैंने आपके सामने यहाँ पे नोट करके बताया है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया बच्चों कि ज़मीन, मालिक, राजा के विलोम शब्द बताने हैं। तो ज़मीन का क्या हो जाता है? आसमान। ठीक है, उसके बाद मालिक का क्या हो जाएगा? नौकर। राजा का क्या हो जाएगा? रंक हो जाएगा। ठीक है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक सभी बच्चे अपने दृष्टिकोण से इसका दे सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि अंग्रेज़ों के समय किसानों की स्थिति या कर की स्थिति, कुछ भी करके आप लिख सकते हो, या किसानों के अंग्रेज़ों के टाइम पे ज़मींदारी प्रथा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कुछ भी जो आपको अच्छा लगे पढ़ के, जो आपको समझ में आ रहा हो, तो स्वयं के प्रयत्न से यहाँ पर जो है शीर्षक देने का प्रयत्न करें। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको वीडियो में जो मैंने समझाया वो स्पष्ट हुआ हो। किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आया हो या कहीं मुझसे थोड़ी बहुत त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा मैं चाहती हूँ। बाकी आप सभी जो है वीडियो को पसंद कीजिएगा तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है इसको हल करने का प्रयत्न कर सकें। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पे विराम लगाती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।